भयंकर जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। रूस ने 24 घंटे के भीतर ही यूक्रेन पर डबल अटैक कर दिया है। पहले रूस ने यूक्रेन के गैस प्लांट पर 35 मिसाइलों से हमला किया और फिर यूक्रेन की एक ट्रेन पर हमला करके कई यूक्रेनियों को मार डाला। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के खिलाफ अब बिजली युद्ध भी शुरू करने जा रहा है। रूस का कोल्ड वॉर शुरू, 35 मिसाइलों से यूक्रेन पर गैस अटैक। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर तूफानी हमलों से अमेरिका और नेटो की बोलती बंद कर दी है। रात भर रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के गैस प्लांट और यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर भीषण हवाई हमले हुए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस ने साबित कर दिया कि वो कागजी शेर नहीं बल्कि वो रूसी भालू है जो कभी भी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। रूस के इन हमलों का गहरा असर यूक्रेन पर पड़ा है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस के इन हमलों से हजारों यूक्रेनी सर्दियों में गर्मी के लिए तरस जाएंगे। यानी रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कोल्ड वॉर शुरू कर दिया है। हम शुरू करते हैं रूस यूक्रेन से जुड़े उन आंकड़ों से जिसमें रूस साफ जीतता हुआ नजर आ रहा है। आग का गोला बने यूक्रेन के गैस प्लांट। पिछले 90 दिनों से यूक्रेन रूस के तेल रिफाइनरियों पर लगातार हमले कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस की 38 तेल रिफाइनरियों में से 16 तेल रिफाइनरियों को बम धमाकों से भीषण नुकसान पहुंचाया है। दावा किया गया कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हवाई हमलों से इतना गहरा असर पड़ा कि रूस की 40% तेल उत्पादन पर असर पड़ा है। बौखलाए रूस ने यूक्रेन के इन्हीं हमलों का बदला लेना अब शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की गैस उत्पादन इकाई नेफ्टोगाज पर रूस ने बड़ा हवाई हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन के हमले में ये इकाई बर्बाद हो गई है। ठंड के मौसम से पहले हुए इस हमले से यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है। इससे ठंडक से बचाव के लिए देश में गैस की आपूर्ति पर भारी असर होने के आसार हैं। रूस ने देर रात यूक्रेन पर 35 मिसाइलों और 60 ड्रोन से हमला किया है। इसमें यूक्रेन के खार्किव पोल्टावा क्षेत्र में स्थित ईंधन गैस का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी इकाई को निशाना बनाया गया। नेफ्टोगाज के सीईओ सर्गी कोरेत्स्की ने कहा कि इस गैस की आपूर्ति सेना को नहीं होती थी। इसके बावजूद रूसी सेना यहां पर हमला कर रही है। रूस के हमले की वजह से ही यूक्रेन के कई शहरों के हजारों घरों में बिजली और गैस की आपूर्ति ठप हो गई है। Способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газовим об'єктам було 35 ракет, в тому числі балістика. Комбінований удар. Лише половину ракет вдалося збити. Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами, в Славутичі, в Ніжині, також в самому Чернігові. इस बीच यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए कजाकिस्तान सीमा के नजदीक मौजूद रूसी शहर ओरस्क की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले के बाद रिफाइनरी परिसर में आग की लपटें उठती देखी गई। इस हमले से हुए जानोमाल के नुकसान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इधर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वॉशिंगटन में मौजूद सेंटर फॉर स्टडीज एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि 2.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक और 60,000 से 1 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर में बताया था कि युद्ध में 14,100 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक इस युद्ध में 620 से ज्यादा रूसी नागरिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं।
दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस साल यूक्रेनी क्षेत्र के 4,714 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का दावा किया था। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज ऑफ वॉर यानी ISW का अनुमान है कि रूसी आंकड़े का वास्तविक आंकड़ा 3,434 वर्ग किलोमीटर के करीब है। रूस कब्जे का ज्यादा इलाका बता रहा है। खबर है कि 25 से 29 सितंबर के बीच रूसी सेनाओं ने निप्रोपेट्रोव्स्क में भी कलिनोवस्कोय, स्टुपोय और डोनेस्क में डेरिलेवो, मेस्कोय, सेंड्रीगोलोव और किरोवस्क पर कब्जा करने का दावा किया। रूस की सेना ने सितंबर में यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर यानी 172.6 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अमेरिका स्थित युद्ध अध्ययन संस्थान के विश्लेषण से पता चला कि जुलाई में 634 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने के बाद ये गति धीमी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कोपेनहेगन में 50 राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। Russia will not stop until they are forced to do so. And they are a threat, not only to Ukraine, but to all of us. Today we have one major task ahead of us. We have to make our common Europe so strong that war against us becomes unthinkable. And we have to do it now. इधर पुतिन की एक करीबी मीडिया हस्ती ने दावा किया कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ऐसा कोई कदम रूस के खिलाफ उठाते हैं तो फिर रूस हर हाल में अमेरिका में परमाणु धमाका कर सकता है। रूसी सरकारी टेलीविजन पर प्रस्तुतकर्ता और पुतिन के करीबी सहयोगी व्लादिमीर सोलोव्योव ने अमेरिका को सीधी परमाणु धमकी दे दी है। ये जानकारी पत्रकार जूलिया डेविस द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो से मिली, जो रूसी मीडिया के क्लिप के साथ साझा की गई है। व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा कि उनका मानना है कि यूरोप रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है और मॉस्को को कठोरता और भयंकर तरीके से लड़ना चाहिए। व्लादिमीर सोलोव्योव का ये बयान पूर्वी यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच आया है, क्योंकि पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के मुताबिक पश्चिमी यूक्रेन पर रात भर के हमले के दौरान 19 रूसी ड्रोनों ने पोलिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। पोलैंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए औपचारिक रूप से नेटो के अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी हवाई ताकत झोंक दी है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू, परमाणु जंग से युद्ध का फैसला। यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो कौन सा देश जीतेगा, लेकिन इस वक्त रूस ने अपने तेवरों से साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन में अपना मिशन पूरा करने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमास इजराइल में युद्ध समझौता करवाने का ऐलान किया और ट्रंप ने दावा किया कि हमास अब सभी बंधकों को जल्द रिहा करेगा। ट्रंप ने इजराइल से अपील भी की कि वो फौरन बमबारी रोक दे, लेकिन इजराइल ने गाजा पर भयानक हमले बंद नहीं किए और गाजा में इजरायली सेना ने फिर से बड़े हमले किए, जिनमें 46 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान चली गई। उधर इजराइल पर अब 3 नए दुश्मनों के हमले का खतरा मंडराने लगा है। This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home. ट्रंप का ऐलान, इजराइल हमास युद्ध समझौते को तैयार। लेकिन हमास सिर्फ शांति वार्ता के लिए रेडी है। हमास अब भी फिलिस्तीन देश की मांग पर डटा है। हमास हथियार छोड़ने को भी तैयार नहीं है। हमास इजरायली सेना के गाजा से बाहर जाने की जिद कर रहा है। हमास ने इजराइल के खिलाफ 3 दुश्मन देशों को युद्ध में उतार दिया है।
ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। ट्रंप बहुत खुश हैं। ट्रंप ने हमास के होश ठिकाने लगाने का ऐलान किया है। इससे इजराइल हमास युद्ध समझौता मुमकिन है जल्द फाइनल हो जाए। मुमकिन है कि गाजा में बारूदी तहलका थम जाए, मगर इजराइल युद्ध से दूर नहीं रह पाएगा। इजराइल के 3 दुश्मन देशों ने घेरना शुरू कर दिया है। बड़ी लड़ाई की तैयारी है। अब लड़ाका ग्रुप नहीं, सीधे सेनाओं की टक्कर हो सकती है। मतलब गाजा से भी विनाशकारी जंग शुरू होने वाली है। पहले तो हमास ही युद्ध का खात्मा करेगा, ये भी अब तक पक्का नहीं है। हमास ने ट्रंप को खुश करने के लिए शांति संदेश भेज दिया है, लेकिन इतनी शर्तें उसके साथ बताई है जिस पर नेतन्याहू को राजी कर पाना आसान नहीं है। हालांकि ट्रंप हमास के मैसेज मिलने के बाद अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। 8 मुस्लिम देशों को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। And thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. हमास से मिले मैसेज से गदगद ट्रंप ने इजराइल को फौरन बमबारी बंद करने के निर्देश दिए, मगर इजराइल ने डिफेंसिव ऑपरेशन के नाम पर गाजा में कोहराम जारी रखा हुआ है। अल जजीरा की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल ने ट्रंप के बयान के बाद भयानक हमला करके 24 घंटे से भी कम वक्त में 24 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही इजराइल ने गाजा में ट्रंप के पीस प्लान के पहले चरण को लागू करने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन हमास लीडरशिप की तरफ से जो आधिकारिक बयान आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक संदेश दे रहे हैं। शांति समझौते में सबसे बड़ा पेंच हमास के हथियार छोड़ने पर फंसा है। हमास लीडरशिप इसके लिए तैयार ही नहीं है। हमास के सीनियर लीडर मूसा अबू मरजूक की ये बातें ट्रंप के होश उड़ा सकती हैं। We will never accept anyone not Palestinian to control the Palestinian. But this is not belong to Hamas only. This belong all of the Palestinian and the Palestinian Authority and the PLO. They should say what their response about this. And we can't bring someone like Tony Blair to be governor in Gaza. हमास लीडर ने ट्रंप को 2 जरूरी शर्तें गिनाई है, जिन शर्तों पर हमास झुकने को तैयार नहीं। उससे नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है। हमास ने अलग फिलिस्तीन देश की मांग फिर से दोहराई है। साथ ही ये भी धमकी दी है कि फिलिस्तीन पर किसी भी बाहरी का नियंत्रण हमास बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही नहीं, टोनी ब्लेयर को गाजा का गवर्नर बनाए जाने का भी हमास जोरदार विरोध कर रहा है। That Hamas, the weapon among Hamas, 90% of their capability, they destroyed it. Then there is nothing with Hamas talking about it, about women. Second thing, we, since in the beginning of this conflict, प्रेसिडेंट ट्रंप की पीस डील पर हमास एक तरह से कुछ कदम आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी सारे अहम मुद्दे अनसुलझे हैं। पहले ट्रंप का ऑफर देखिए। ट्रंप की पीस डील के तहत हमास को 3 दिनों में सभी 48 बंधकों, जिनमें लगभग 20 जिंदा माने जा रहे हैं, इन सभी को रिहा करना है। इसके बदले में इजराइल हमला रोकेगा, साथ ही कब्जा की गई जमीन से हटना होगा और सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करना है। इसके बाद गाजा का कंट्रोल अंतरराष्ट्रीय संगठन करेगा, जिसकी निगरानी खुद ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे। ट्रंप के इस ऑफर पर हमास के सहयोगी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने सहमति जता दी है, लेकिन हमास ने साफ किया कि वो इजरायली सेना की पूरी और अंतिम वापसी की मांग करता है, जबकि ट्रंप ने इजराइल की वापसी को चरणबद्ध प्रक्रिया बता रखा है। इसीलिए हमास भी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी स्थायी शांति की गारंटी देने वाला अब भी कोई नहीं है। खासकर इजराइल के दुश्मनों ने जिस तरह आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया, वो अब नए युद्ध का सिग्नल दे रहे हैं। मिस्र ने इजराइल के खिलाफ नया फ्रंट खोल दिया है। मिस्र ने सिनाई प्रायद्वीप पर सेना को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया है। इजराइल ने इसे कैंप डेविड समझौते का उल्लंघन कहा।
सिनाई आइलैंड के जोन बी और सी में सैन्य बढ़त पहले कभी इतनी भारी नहीं देखी गई। हालांकि मिस्र ने सैनिकों की तैनाती को आतंकवाद, तस्करी और गाजा पलायन को रोकने के लिए जरूरी बताते हुए किया है। लेकिन इजराइल को सिनाई में मिस्र के विध्वंसक हथियारों की तैनाती ने अलर्ट कर दिया है। मिस्र ने सिनाई में टैंकों, फाइटर जेट और हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। साथ ही अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर और संभावित मिसाइल डिपो की तैनाती भी की गई है। इससे इजरायली खुफिया एजेंसियां भी अब हरकत में आ गई है। मिस्र की तरह ही ईरान की तरफ से भी अब इजराइल को वॉर थ्रेट मिलने लगा है। सुप्रीम लीडर अली